हेलो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लासेस के अंदर हम लोग रेडॉक्स रिएक्शंस का बैलेंसिंग स्टडी कर रहे थे और आज उसी से रिलेटेड एक एप्लीकेशन पॉइंट है रेडॉक्स टाइट्रेशंस के बारे में। इक्विलिब्रियम के अंदर आप लोगों को ब्रीफ में बता के आए थे कि किसी एक पर्टिकुलर कंपाउंड की अगर हमें कंसंट्रेशन नोन हो तो टाइट्रेट करके दूसरे कंपाउंड की कंसंट्रेशन पता की जाती है। तो यहाँ पर रेडॉक्स टाइट्रेशन में भी कुछ ऐसा ही करने वाले हैं। कोई एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा जिसकी कंसंट्रेशन हमें पता होगी और रिड्यूसिंग एजेंट की पता करनी होगी, या रिड्यूसिंग एजेंट की पता होगी तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की कंसंट्रेशन पता करनी होगी। तो मैं यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट रेडॉक्स टाइट्रेशंस आपको बताना चाहता हूँ सबसे पहले तो, जिसमें एक इम्पोर्टेंट टाइट्रेशन आती है पोटेशियम परमैंगनेट टाइट्रेशन। पोटेशियम परमैंगनेट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है KMnO4, जो एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल तीनों मीडियम्स के अंदर एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह से बिहेव करता है। तो मैं यहाँ पे अगर एसिडिक मीडियम में देखूँ उसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैरेक्टर, तो एसिडिक मीडियम में KMnO4 H2SO4 के साथ रिएक्शन करता है और वो बनाता है MnSO4 प्लस K2SO4 प्लस H2O, ये प्लस H2O, यस हाँ यही बनाता है। लेकिन आप देखिएगा ये वैसे ही नहीं बनाना शुरू हो जाएगा, ये तब करेगा जब आप इसके अंदर किसी रिड्यूसिंग एजेंट को भी डालेंगे। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कब एक्ट करेगा? जब यहाँ कोई रिड्यूसिंग एजेंट प्रेजेंट होगा। या ये रिड्यूसिंग एजेंट कब एक्ट करेगा? जब यहाँ पे कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्रेजेंट होगा। यहाँ इस चैप्टर के अंदर हम थोड़ा थोड़ा ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि कौन एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट कर सकता है और कौन नहीं कर सकता, या कौन एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पे अपना एक्शन शो कर पाएगा और कौन नहीं कर पाएगा। चलिए, ये तो समय के साथ आगे आगे बढ़ेंगे हम। यहाँ पे जो रिड्यूसिंग एजेंट डाला गया होगा उसके अंदर भी कुछ चेंज होगा, मतलब उसका ऑक्सीडेशन होगा और यहाँ आपके सामने एक नया प्रोडक्ट अपीयर होगा। ये एक बहुत कॉमन रिएक्शन है। इसी को मैं आयनिक फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। MnO4 नेगेटिव प्लस एसिडिक मीडियम है H पॉजिटिव प्लस यहाँ पे कोई एक रिड्यूसिंग एजेंट होगा। कौन होगा वो अभी नहीं बोल रहा हूँ। यहाँ पे बनेगा Mn2 पॉजिटिव प्लस दिस वन। अब ये और ये रिएक्शन दोनों एक ही रिएक्शन है, सिर्फ फर्क है तो एक कि ये मॉलिक्यूलर रिएक्शन है और ये आयनिक रिएक्शन है। जैसे मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक रिड्यूसिंग एजेंट डाल देता हूँ फेरस सल्फेट, तो वो फेरस सल्फेट ऑक्सीडेशन करने के बाद फेरिक सल्फेट में बदल जाता है। या उसका आयनिक फॉर्म लिखूं तो यहां लिख सकता हूं Fe2 पॉजिटिव, और वो ऑक्सीडेशन होने के बाद Fe3 प्लस में बदल जाता है। तो अब ये कंप्लीट रिएक्शन है जिसमें ये मॉलिक्यूलर फॉर्म है और ये उसका आयनिक फॉर्म है। आपको क्वेश्चन सोल्व करते हुए मॉलिक्यूलर फॉर्म पसंद आता है कि आयनिक, वो आपकी अपनी चॉइस है। आप किसी के साथ भी आगे बढ़ सकते हैं जो आपको उस टाइम पे ध्यान हो, बट आपको याद ही रखना होगा कि KMnO4 MnSO4 में बदलता है, या मैं यूँ कहूँ कि जो MnO4 नेगेटिव में मैग्नीज का +7 है वो +2 में बदलता है। ये आपको याद रखना होगा। कब? एसिडिक मीडियम में। अगर मान लीजिए ये एसिडिक की बजाय बेसिक मीडियम होता, एसिडिक की बजाय यहाँ पे कोई बेसिक मीडियम दिया हुआ होता और सेम वही Fe2 प्लस डाला होता, तो फिर ये मैग्नीज MnO2 में बदलता है प्लस Fe3 पॉजिटिव। ये दूसरी बात है जो आपको रट लेनी चाहिए यहाँ पे, कि बेसिक मीडियम में ये MnO2 में कन्वर्ट होगा, जहाँ +7 से ये +4 में कन्वर्ट हो रहा है। फेरस के लिए ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है, वो ऑक्सीडाइज्ड होगा तो सिर्फ फेरिक ही बनता है। आप सोचेंगे ऐसे कितने रिएक्शंस को रट्टा मारेंगे, तो 3-4 रिएक्शंस हैं जिनको हम लोग ध्यान रखते हैं
KMnO4 की केमिस्ट्री क्लास 12th के सिलेबस का पार्ट होती है, तो वहाँ पे और डिटेल में आपको ये बातें समझा जाती हैं। बट अभी फ़िलहाल के लिए मैं ये कहूँगा कि आपको ये पॉइंट याद रख के आगे बढ़ना है कि पोटेशियम परमैंगनेट एसिडिक मीडियम में, ये तो कम से कम याद रख लो, चलो बेसिक वाला भी मत रखो चाहे, ये तो कम से कम याद रख लो कि एसिडिक मीडियम में KMnO4 Mn2 प्लस में बदलता है, +7 से +2 स्टेट लेके आता है। ये एक टाइप ऑफ द रेडॉक्स टाइट्रेशन रहेगा KMnO4 के साथ, जो हम अभी कुछ न्यूमेरिकल्स पे अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा एक हमारे पास पोटेशियम डाइक्रोमेट की कहानी आती है। ये पोटेशियम डाइक्रोमेट भी एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रहता है एसिडिक मीडियम में। ये सिर्फ एसिडिक मीडियम में एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ये बेसिक मीडियम में कुछ नहीं करने वाला। यहाँ पे एक रिड्यूसिंग एजेंट डालूँगा मैं, और ये रिएक्शन करके Cr2SO4 थ्राइस प्लस K2SO4 प्लस वाटर प्लस ये आपका ऑक्सीडेशन होने के बाद बनने वाला प्रोडक्ट आएगा। फेरस डाल दोगे तो फेरिक आ जाएगा, सेम वही का वही। या कोई और नया डाल देता हूँ मैं, यहाँ पे C2O4H2 डाल देता हूँ। ये क्या है? C4O2H2। ये ऐसा होता है एक COOH, ऑक्जेलिक एसिड बोलते हैं इसको, ऑक्जेलिक एसिड। COOH दो लगे हुए हैं, तो ये C2O4H2 इकट्ठा दिखा रखा है हमने। ये CO2 में बदलता है, जहाँ आप यहाँ कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे +3 होती है, और यहाँ वो +4 में बदल जाता है। तो ये आपके पास एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ द रेडॉक्स टाइट्रेशन नज़र आएगा, जहाँ डाइक्रोमेट एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह से एक्ट कर रहा होगा और ऑक्जेलिक एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह से। आयनिक फॉर्म अगर मैं इस रिएक्शन का देखूं तो Cr2O72 नेगेटिव H पॉजिटिव की प्रेजेंस में Cr3 पॉजिटिव प्लस ये बनाने वाला है। यहाँ पे आप इसका ही आयनिक फॉर्म लिखना चाहें तो C2O42 नेगेटिव लिख सकते हो। ये CO2 में बदल रहा है। अगर आप ध्यान से पीछे पड़े हुए बैलेंसिंग के एरिया को देखेंगे तो आपको ये रिएक्शंस वहाँ पे बहुत नज़र आई होंगी। तो ये दूसरी रेडॉक्स टाइट्रेशन की रिएक्शन है डाइक्रोमेट की, जो सिर्फ एसिडिक मीडियम में होगी, यहाँ बेसिक में नहीं होने वाली। ये आप दूसरी रिएक्शन है जो एज इट इज़ ध्यान रख के चलेंगे। नॉट ओनली इतना ध्यान रखेंगे बट उसका बैलेंसिंग का पॉइंट ऑफ व्यू जो पीछे हमने पढ़ा कि किस तरह से बैलेंस करते हैं, वो भी आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे, और उस बैलेंस रिएक्शन को ही हम मैथमेटिकल एप्लीकेशंस पे यूज़ करेंगे। चलिए एक और दिखाता हूँ यहाँ पे मैं, आयोडीमेट्रिक टाइट्रेशंस। एक्चुअली आयोडीन जो होता है वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है न्यूट्रल या एसिडिक मीडियम में। तो जब भी हम आयोडीन को एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ट्रीट कर रहे हैं तो ये किसी रिड्यूसिंग एजेंट के साथ रिएक्शन करके I नेगेटिव प्लस उसका कुछ चेंज कर लेगा। अब यहाँ पे क्या लेना है वो आपकी चॉइस है। आप यहाँ पे लेट मी राइट सल्फेट ले सकते हैं, नहीं सॉरी सल्फेट नहीं लेंगे, S2O3 2 नेगेटिव ले लेते हैं। चलिए तो ये इसका ऑक्सीडेशन कर देगा, S4O6 2 नेगेटिव में कन्वर्ट कर देगा, S4O6 2 नेगेटिव में। तो ये यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह से एक्ट कर रहा है। आप देख सकते हैं 0 से -1 रिडक्शन था, तो मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो डेफिनेटली ये एज ए रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट कर रहा होगा। तो ये आयोडीमेट्रिक टाइट्रेशन है। देखिए इन तीनों टाइट्रेशंस में क्या कर रहे होंगे हम, ये हमने एक ब्यूरेट लिया होगा। अब इक्विलिब्रियम के उस पॉइंट पे टाइट्रेशन जहाँ समझाई थी उसको रिकॉल कर लीजिए। ये ब्यूरेट लिया होगा, इसके अंदर हमने कोई एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाला होगा, जैसे मान लो मैंने KMnO4 डाल लिया, और यहाँ पे एक बीकर के अंदर कोई रिड्यूसिंग एजेंट रखा होगा, जैसे मैं बहुत बार फेरस सल्फेट रख के आया हूँ। तो बस इस टाइट्रेशन को मैं यहाँ पे करने वाला हूँ। ड्रॉप बाय ड्रॉप KMnO4 को फेरस सल्फेट के साथ
डालूंगा, न्यूट्रलाइज करूंगा और न्यूमेरिकली जो स्ट्रेंथ कैलकुलेशन है या मोलैरिटी कैलकुलेशन है, जैसा मैं वहाँ बता के आया था ठीक वैसा ही कैलकुलेशन करूंगा। M1V1/N1 = N2 M2V2/N2 अप्लाई करके। या जो पोटेशियम डाइक्रोमेट वाला सीन दिखा रखा है उसमें भी ऐसे ही एक ब्यूरेट होगा मेरे पास, वहाँ पे एक डाइक्रोमेट फिल कर रखा होगा और यहाँ पे कोई एक रिड्यूसिंग एजेंट, जैसे मान लीजिए मैंने ऑक्जेलिक एसिड लिया था, वो ऑक्जेलिक एसिड मैंने यहाँ नीचे लिया हुआ होगा C2O4H2। या इस तीसरी टाइट्रेशन को जो मैं समझा रहा हूँ वहाँ पे मैंने एक पर्टिकुलर ब्यूरेट के अंदर आयोडीन लिया हुआ होगा और यहाँ मैं कोई रिड्यूसिंग एजेंट लाइक S2O3 2 नेगेटिव या Na2S2O3 ये डाल रहा हूँ। एंड ड्रॉप बाई ड्रॉप ऐसे ही उसको न्यूट्रलाइज करके किसी भी एक अननोन की, इसकी पता है तो इसकी पता है तो इसकी, या इसकी पता है तो इसकी स्ट्रेंथ या मोलैरिटी या नॉर्मेलिटी कुछ भी कैलकुलेट करने के चक्कर में रहूँगा और मेरा प्राइमरली फोकस होगा कि यहाँ इन ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट के बीच में होने वाली रिएक्शन क्या है, ताकि मैं नंबर ऑफ मोल्स उसके पता कर पाऊँ। एक हमारे पास और भी टाइट्रेशन आती है, आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन। आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन में हम जनरली यहाँ पे I2 की बजाय I नेगेटिव लेते हैं, या एक काम और कर सकते हैं, यहाँ पे एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लेते हैं KMnO4 और यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं आयोडाइड, लाइक पोटेशियम आयोडाइड या सोडियम आयोडाइड। तो इस KMnO4 को जब इसके साथ ट्रीट किया जाता है तो ये पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह से एक्ट करता है और I नेगेटिव रिड्यूसिंग एजेंट की तरह से एक्ट करता है। सारा I नेगेटिव I2 में बदल जाता है और फिर उस I2 को स्टैंडर्ड सॉल्यूशन लेके किसी अननोन की स्ट्रेंथ पता की जाती है, तो उस पर्टिकुलर टाइट्रेशन को बोला जाता है आयोडोमेट्रिक। दोनों में फ़र्क समझें, आयोडीमेट्रिक में आयोडीन एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करते हैं, जबकि आयोडोमेट्रिक में I नेगेटिव को एज ए रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट करवा के उसके बाद उसका I2 बना के उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ट्रीट करते हैं। तो ये हम लोग न्यूमेरिकली अप्लाई करने की कोशिश करेंगे, बट मुझे लगता है ये वो एरिया है, ये वो जोन है जिसको रट्टा मारे बिना हमारा काम चलता ही नहीं है। एक और हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आता है सेरिक सल्फेट। तो ये सेरिक सल्फेट भी सेरस सल्फेट में बदल जाता है Ce2SO4 थ्राइस, जहाँ पे आप देख सकते हैं ये आई थिंक सेरिक सल्फेट CeSO4 4 पॉजिटिव की फॉर्म में है, तो वो 4 पॉजिटिव सेरिक सल्फेट 3+ में कन्वर्ट होगा। तो मुझे लगता है यहाँ पे इसको इस तरह से दिखाना पड़ेगा। यस, ये आपका सेरिक सल्फेट है 4+ और ये सेरिक सल्फेट 3+ में कन्वर्ट होता है बाय गेन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। बैलेंस करेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन्स का एडिशन आ रहा होगा, वो अभी लेटर पॉइंट्स पे हम लोग स्टडी करेंगे कि किस तरह से उसको बैलेंस करना है। तो ये हमारे पास सेरिक सल्फेट भी सेरस सल्फेट में कन्वर्ट होके एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह से एक्ट करता होगा। मैं इन सारी चीज़ों की एप्लीकेशन एक न्यूमेरिकल के थ्रू आपके सामने समझाने की कोशिश करता हूँ। क्वेश्चन देखें आप, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ 0.005 मोलर KMnO4 रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज्ड कंप्लीटली 2.70 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड। ओके, इसको हटा देता हूँ, 2 बार रिपीट हो गया। ऑक्सीडाइज कंप्लीटली 2.70 ग्राम ऑक्सैलिक एसिड। इसमें एक्चुअली क्या किया जा रहा है, देखिए आप, एक ब्यूरेट लिया गया है, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट देखें कि क्या किया गया है। एक ब्यूरेट लिया गया है और उसके अंदर KMnO4 डाला गया है जिसकी मोलैरिटी नोन है। नीचे एक ऑक्सैलिक एसिड लिया गया है, ऑक्सैलिक एसिड C2O4H2 जिसकी मास वैल्यू हमें गिवन है 2.70 ग्राम। तो इन दोनों के बीच में रिएक्शन हो रहा है। 2.70 ग्राम ऑक्सैलिक एसिड का ये कोई सॉल्यूशन लिया गया होगा, मतलब 2.70 ग्राम ऑक्सैलिक लिया गया होगा और उसको सुटेबल सॉल्वेंट लाइक वाटर में डिसॉल्व किया गया होगा। अब ड्रॉप बाय ड्रॉप KMnO4 डालेंगे, एसिडिक मीडियम यहाँ पे रहेगा डेफिनेटली, ये खुद भी एज एन एसिड है। तो रिएक्शन किस तरह से होगी आइए हम लोग देखने की कोशिश करें। KMnO4 प्लस ऑक्सैलिक एसिड प्लस एसिड H2SO4। यहाँ पे H2SO4 डाला जाता है टाइट्रेशन के दौरान। आप लोग 12th में करते हैं टाइट्रेशंस, तो वहाँ आपको बताया जाएगा कि KMnO4 को जब भी एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपको यूज़ करना है तो आप एसिडिक या बेसिक मीडियम में यूज़ कीजिए। तो मैं यहाँ पे एसिडिक मीडियम में यूज़ कर रहा हूँ। ओके, तो H2SO4 मैंने डाल दिया।
अब यहाँ पे क्या होगा, ये रिएक्शन होगी और रिएक्शन में KMnO4 का MnSO4 बनना है, मुझे पता है, ये बात रट के आया हूँ अभी 5 मिनट पहले। और C2O4H2 का CO2 बनना है, ये बात भी क्रैम्ड है। बाकी क्या बनता था याद कर लो, KMnO4H2SO4 क्या क्या बनाते थे, K2SO4 बनाते थे, वाटर बनाते थे, और C2O4H2 का CO2 बनता था। आपको ये डाउट लगता होगा कि +7 से सर +2 आपने बनाया, +2 ही क्यों बनाया, +3 क्यों नहीं, +4 क्यों नहीं, वो जो बना रहा है वो बनाया। और कार्बन का +3 से +4 ही क्यों बनाया, कोई दूसरा क्यों नहीं बनाया, तो +4 से ज़्यादा होती नहीं है, बन ही नहीं सकती। सारी बातें आज यहाँ पे इस लेक्चर पे नहीं पता चलेंगी कि +3 से +4 क्यों बन रहा है, +3 से क्या +2 भी बन सकता था, ये सब बातें धीरे धीरे समझनी है हमें। तो अभी प्राइमरीली ये एक रिएक्शन हो रही है जिसको मुझे अगर कोई भी डाटा एनालाइज करना है तो मुझे इसका बैलेंस्ड फॉर्म चाहिए होगा। ये सिंपल सी स्टोइकियोमेट्री पढ़ रहे हैं हम, जैसा फर्स्ट चैप्टर में पढ़ते थे कि एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन नोन है तो दूसरे की पता करनी है कितना रिक्वायर्ड होगा या प्रोडक्ट कितना बनेगा। तो उसके लिए मुझे बैलेंस्ड रिएक्शन चाहिए होती है, तो मैं इस रिएक्शन को बैलेंस्ड करना चाहता हूँ। तो मॉलिक्यूलर रिएक्शन को बैलेंस करने में थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है, आप चाहें तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं ज़्यादातर टाइम आयनिक फॉर्म उसका ले आता हूँ और उस आयनिक फॉर्म को बैलेंस करना मेरे लिए ज़्यादा ईज़ के साथ रहता है ताकि क्वेश्चन जल्दी से मैं सोल्व कर पाऊँ। तो इसलिए मैं मॉलिक्यूलर रिएक्शंस की तरफ ज़्यादा नहीं देखता, उन्हीं रिएक्शंस का आयनिक फॉर्म लाता हूँ और उसको बैलेंस करने की कोशिश करता हूँ। आप बैलेंस कीजिए, आपको बैलेंस करना सिखाया गया है तो इसमें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। ये देखिए कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट बदल रहा है, दिस इज इंक्रीज बाई 2, और MnO4 नेगेटिव का ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो रहा है, दिस इज डिक्रीज बाई 5। अब मुझे बैलेंस करने के लिए इंक्रीज डिक्रीज बराबर करना होता था, मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, इसको 2 से, ये लीजिए ये 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और ये मैंने इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब उसके बाद मैं क्या करता था, मैं अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को बैलेंस करता, फिर ऑक्सीजन को बैलेंस करता, फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करता। तो इस तरह से आप भी आगे बढ़ते जाइएगा। मेरा काम यहाँ हो चुका है तो मैं आगे नहीं बढ़ूँगा, मुझे पता चल गया है कि 2 मोल 5 मोल के साथ रिएक्शन करते हैं, बस इतना ही मुझे पता करना था। अब मुझे पता है M1V1/N1 दैट इज इक्वल टू M2V2/N2। इसको एक रिएक्टेंट के लिए मान लीजिए, जैसे सपोज किया आपने KMnO4 के लिए ये वाला वैल्यू ले लिया और ऑक्जेलिक के लिए आपने ये वाला वैल्यू ले लिया। KMnO4 का मोलैरिटी गिवन है 0.005, वॉल्यूम आपको निकालना है, N1 2 हो जाएगा। ऑक्जेलिक एसिड का कुछ नहीं दे रखा, ना मोलैरिटी ना वॉल्यूम ना, हाँ नंबर ऑफ मोल्स तो पता है वो 5 आएंगे। चलो मैं तो यही दिखाना चाहता था कि रिएक्शन पे आप ये मोलैरिटी और स्ट्रेंथ कहाँ से कैलकुलेट करेंगे। तो ये आपका यहाँ पे N1 और N2 फीड हो गया। अब अगर आप चाहें यहाँ पे V1 कैलकुलेट करना और आपको मोलैरिटी वॉल्यूम्स गिवन हो तो आप यहाँ पे इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, बट वो गिवन नहीं है, आपको अमाउंट गिवन है। तो कोई बात नहीं, अमाउंट गिवन है तो अमाउंट के अकॉर्डिंग चल पड़ेंगे। हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमें यूँ पता चल चुका है कि 2 मोल KMnO4 रिएक्ट करता है 5 मोल ऑक्जेलिक एसिड से। पाँच मोल ऑक्जेलिक एसिड से रिएक्शन करेगा। तो आप यहाँ पे ये देख लीजिए कि कितने नंबर ऑफ KMnO4, कितने नंबर ऑफ मोल्स KMnO4 के इस ऑक्जेलिक एसिड के लिए रिक्वायर्ड हैं। तो आप पहले तो क्या करें, इस ऑक्जेलिक एसिड का नंबर ऑफ मोल कन्वर्जन कर लें। ऑक्जेलिक एसिड ये होता है C2O4H2, आप इसके मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट कर लें। कई बार वो ऐसा लिख देते हैं ऑक्जेलिक एसिड हाइड्रेटेड, और ज़्यादातर ये लिखा रहता है। अब इसमें नहीं लिखा हुआ तो एक अलग मैटर है। तो जब हाइड्रेटेड लिखा रहता है तो आपको फिर एक छोटा सा पॉइंट रट्टा मार के याद रख लेना है कि वो 2H2O होता है। ये क्रैम ही करना पड़ेगा, इसका कोई इलाज नहीं आपके पास। तो इसका अगर आप मॉलिक्यूलर मास देखेंगे तो इसका मॉलिक्यूलर मास आता है 126,
और अगर एनहाइड्रस है तो फिर 36 यहाँ से माइनस कर दीजिए, यानी कि 90 मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा, वो कोई इशू नहीं है। अब नंबर ऑफ मोल्स निकालने थे मुझे, तो 2.70 बाई 126 ये आपके पास आ जाते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑक्जेलिक एसिड के। तो आपको पता है कि 5 मोल ऑक्जेलिक एसिड के लिए 2 मोल रिक्वायर्ड हैं, और आपके इस लेट मी राइट इट x, तो इस x मोल ऑक्जेलिक एसिड के लिए कितने मोल्स रिक्वायर्ड होंगे, तो दिस इज़ योर 2x/5। 2x/5 आपने क्या निकाल लिए, नंबर ऑफ मोल्स जो KMnO4 के रिक्वायर्ड हैं इस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो आपको मोलैरिटी, नंबर ऑफ मोल्स पता चल गए, मोलैरिटी पता है और वॉल्यूम निकालना है। तो मोलैरिटी जो होती है वो होती है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। तो मोलैरिटी आपको पता है 0.005 है, नंबर ऑफ मोल्स आपने निकाल लिए हैं वो 2x/5 हैं, और वॉल्यूम इन लीटर V वो आपका आंसर होगा। तो यहाँ जो आपने x कैलकुलेट किया है वो x यहाँ पुट कीजिए और V के लिए अपने आंसर को रिपोर्ट कीजिए, वो आपके पास वॉल्यूम इन लीटर रहेगा KMnO4 का जो यहाँ पे रिक्वायर्ड है। आप फिर दोबारा ध्यान दें, अगर ऑक्जेलिक एसिड एनहाइड्रस होता तो फिर आप ये 36 माइनस से 90 यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास पुट करके x मोल्स निकालेंगे और फिर इस तरह से इसको फर्दर आगे प्रोसीड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 15 ml ऑफ 0.12 मोलर KMnO4 लिया, ये यहाँ पे एक ब्यूरेट में KMnO4 भरा गया है 0.12 मोलर। कितना भरा गया उसको छोड़ो, यूज़ हुआ है 15 ml। यहाँ पे 20 ml फेरस सल्फेट रखा गया है। एसिडिक मीडियम में रिएक्शन है बोल रखा है उन्होंने, मतलब साथ में H2SO4 भी डाला गया होगा। इस 20 ml से एक्स्ट्रा है ये H2SO4, इसमें वॉल्यूम का कुछ मैटर नहीं है, 5-7 ml डाल दिया गया होगा, उसको छोड़ो, उसकी भी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। ऐसा समझ लो H2SO4 जस्ट एक मीडियम का काम करना है, उसको कोई काम नहीं है ऑक्सीडेशन रिडक्शन से, वो तो एक्सपेक्टेड आयंस का फॉर्म है यहाँ पे। ओके, मोलैरिटी निकालनी है, नॉर्मेलिटी निकालनी है, स्ट्रेंथ निकालनी है, गिवन है आपको KMnO4 का मोलैरिटी और वॉल्यूम। तो मैं फिर वही रिएक्शन देखना चाहता हूँ यहाँ कि KMnO4 और फेरस सल्फेट में एसिडिक मीडियम के अंदर क्या रिएक्शन होगा। तो मॉलिक्यूलर फॉर्म लिख सकता हूँ, लेकिन मुझे आयनिक फॉर्म ज़्यादा अच्छी लगती हैं ताकि मैं जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाऊँ। तो MnO4 नेगेटिव Fe2 पॉजिटिव की प्रेजेंस में एसिडिक मीडियम के अंदर क्या होगा, क्या होगा, ये बहुत जादूगरी काम हो रखा है। याद ही रखना पड़ेगा कि Mn+7 से +2 बनता है, फेरस का फेरिक बनता है। दिक्कतें हैं तो दिक्कतें समय के साथ मे भी नेक्स्ट ईयर तक जाके सॉल्व हों, अभी 11th पे बहुत ज़्यादा सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए इस पॉइंट को एज इट इज़ ध्यान रखने की कोशिश करें। आपको लगेगा सर इसका मतलब तो सारी रिएक्शंस रट्टा ही मारनी पड़ेंगी, तो मैं फिर बता दूं 4 रिएक्शन शुरुआत में बताई आपको, वो रट्टा मारनी ही पड़ेंगी। 1-2 और होंगी ज़्यादा से ज़्यादा जो आपको क्रैम करनी पड़ सकती हैं, ज़्यादा रिएक्शन सामने नहीं आती हैं, वो 12th में भी नहीं आती हैं बहुत ज़्यादा। तो ये हमारे सामने सीन है इस रिएक्शन का। बिना बैलेंसिंग के तो मैं कुछ कर नहीं सकता, तो मैं फटाक से बैलेंस कर देता हूँ इस आयनिक फॉर्म को। तो ये लीजिए, बस मैंने इसको बैलेंस कर दिया। यहाँ पे आप आराम से करके देखते रहना, ऑलरेडी समझा के आ चुका हूँ। मुझे H और O में इंटरेस्ट भी नहीं था, मुझे तो बस Mn और Fe में इंटरेस्ट था। मुझे तो बस इस बात में इंटरेस्ट था कि इसका 1 मोल इसके 5 मोल से रिएक्शन करता है। तो मुझे पता चल गया M1V1/N1 दैट इज इक्वल टू M2V2/N2। एक को KMnO4 के लिए मान लेता हूँ और दूसरे को फेरस सल्फेट के लिए मान लेता हूँ। KMnO4 की मोलैरिटी मुझे गिवन है 0.12, वॉल्यूम गिवन है 15 जो कंज्यूम हुआ होगा, और N1 नंबर ऑफ मोल्स 1। फेरस सल्फेट के लिए मोलैरिटी निकालनी है क्या? यस निकालनी है। वॉल्यूम गिवन है 20 और नंबर ऑफ मोल्स 5। यहाँ से M2 को कैलकुलेट कीजिए, वो आपका एक आंसर है, पहला आंसर। जो वैल्यू आती हो वो आप सोल्व कर देना। 5 × 0.12 × 15/20, तो ये 4.5 ग्राम के आसपास, सॉरी
गलत बोल गया मैं, चलो जो भी होगा छोड़ो आप, ये आपके पास एक आंसर आ गया मोलैरिटी का। अब अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं, क्योंकि चीज़ें बहुत सारी हैं तो मैथमेटिक्स पे नहीं उलझना चाहते हम। अब मैं सेकंड पॉइंट यहाँ पे निकालना चाहता हूँ, नॉर्मेलिटी क्या होगी। तो मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी का रिलेशन याद करो। देखो, जो स्ट्रेंथ होती है ना, वो होता है मोलैरिटी इनटू मॉलिक्यूलर मास, इसको याद रख लो। इसके अलावा स्ट्रेंथ जो होती है वो नॉर्मेलिटी इनटू इक्विवेलेंट मास भी होती है। मतलब मैं यूँ कह सकता हूँ, मोलैरिटी इनटू मॉलिक्यूलर मास दैट इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी इनटू इक्विवेलेंट मास। मतलब मोलैरिटी इनटू मॉलिक्यूलर मास बाई इक्विवेलेंट मास दैट इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी। मतलब मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर दैट इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी। एन फैक्टर याद कर लो, इक्विवेलेंट मास के अंदर पढ़ाते थे। मोलर मास बाई इक्विवेलेंट मास एन फैक्टर होता है, या मोलर मास बाई एन फैक्टर वो इक्विवेलेंट मास होता है, कुछ भी कह लो। तो ये आपके पास एन फैक्टर आता है, मॉलिक्यूलर मास बाई इक्विवेलेंट मास। जैसे H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास 98, इक्विवेलेंट मास 49, तो एन फैक्टर आ गया 2, मतलब 2 H को छोड़ेगा। या मॉलिक्यूलर मास बाई एन फैक्टर दैट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास। तो ये सब बातें ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ी हुई हैं। तो हमें अब यहाँ पे नॉर्मेलिटी निकालनी थी मोलैरिटी की हेल्प से। तो मतलब मोलैरिटी को मैं मल्टीप्लाई कर दूँ एन फैक्टर से, तो वो मेरे पास बन जाएगी नॉर्मेलिटी। तो एन फैक्टर पता करना है मुझे कि एन फैक्टर क्या होगा। तो देखिए, किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए एन फैक्टर होता है कि वो कितने इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है, और रिड्यूसिंग एजेंट के लिए कि वो कितनों को लॉस करता है। जैसे मुझे फेरस का यहाँ पे नॉर्मेलिटी निकालना है, तो मैंने रिएक्शन के अंदर देखा कि जो फेरस है ना, वो फेरिक में बदल रहा है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है, तो मतलब उसका एन फैक्टर 1 होगा। जैसे एसिड्स के लिए बोला गया था कि कितने H+ को छोड़ सकता है, वो उसका एन फैक्टर है। 1 H को छोड़ सकता है तो एन फैक्टर 1 है, 2 H को छोड़ सकता है तो एन फैक्टर 2 है। इसीलिए इसी तरह से ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट में भी कोई स्पीसीज कितने इलेक्ट्रॉन को गेन कर रही है, ये उसका एन फैक्टर है, या कोई स्पीसीज कितने इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रही है, वो उसका एन फैक्टर है। तो यहाँ पे फेरस सल्फेट क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है, तो जो मोलैरिटी होगी एग्जैक्टली वही नॉर्मेलिटी होगी। अगर KMnO4 की नॉर्मेलिटी निकालनी होती मुझे, तो उसकी मोलैरिटी मुझे पता थी, तो उसकी नॉर्मेलिटी को मैं उसके एन फैक्टर से मल्टीप्लाई करता, एन फैक्टर 5। क्यों एन फैक्टर 5? क्योंकि मैं आपको बता के आया हूँ MnO4 नेगेटिव Mn2+ में बदल रहा है, तो 5 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहा है, +7 से +2 बना रहा है। 5 इलेक्ट्रॉन को गेन करना मीन्स एन फैक्टर 5, तो उसकी मोलैरिटी को 5 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो वो मुझे उसकी नॉर्मेलिटी प्रोवाइड करेगा। और तीसरा मुझे बोला गया है स्ट्रेंथ निकालना, तो स्ट्रेंथ तो बता के आया हूँ, मोलैरिटी इनटू मॉलिक्यूलर वेट। आपने मोलैरिटी यहाँ पे निकाल ली है फेरस सल्फेट की, उसका मॉलिक्यूलर वेट आप कैलकुलेट कर लीजिए। फेरस सल्फेट का मॉलिक्यूलर वेट आयरन का 56, सल्फर का 32, ऑक्सीजन 16 × 4, समअप कीजिए और मल्टीप्लाई कीजिए उसको इस मोलैरिटी से, तो वो आपके पास स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर या कंसंट्रेशन इन ग्राम पर लीटर आंसर होगा। एक और इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे याद रखिएगा आप, रादर मैं इसी क्वेश्चन पे समझा देता हूँ। अगर ये यहाँ एसिडिक मीडियम की बजाय बेसिक मीडियम हो, तो आप अंधाधुंध शुरू मत हो जाना, क्योंकि अब रिएक्शन बदलने वाली है। कैसे बदलने वाली है? KMnO4 Fe2O+ के साथ रिएक्शन करने वाला है, बेसिक मीडियम में वो MnO2 में बदलेगा, मतलब +7 से +4 में बदलेगा। थोड़ा बैलेंस करना दिमाग लगा के, तो यहाँ 3 मोल आएंगे, जैसे पहले 5 आ रहे थे अब 3 आएंगे। तो आपका वो जो रिलेशन बनेगा M1V1/N1 दैट इज इक्वल टू M2V2/N2, और ये मान लो आपने KMnO4 के लिए लिया हुआ है और ये फेरस सल्फेट के लिए लिया हुआ है, तो ये आपका 1 और 3 हो जाएगा, 1 और 5 नहीं होगा जैसे पीछे हो रहा था। सारी कहानी में चेंज आ जाएगा, आपकी नॉर्मेलिटी में भी बदलाव आएगा। सॉरी,
नॉर्मेलिटी में फेरस सल्फेट की नॉर्मेलिटी में तो नहीं आएगा, क्योंकि वो तो अभी भी एक इलेक्ट्रॉन को ही छोड़ रहा है, तो उसकी तो मोलैरिटी नॉर्मेलिटी सेम रहेगी। बट KMnO4 की अगर आप यहाँ पे नॉर्मेलिटी देखना चाहेंगे तो उसमें आप डेफिनेटली बदलाव ही रिपोर्ट करेंगे, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन्स को वो गेन कर रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहा है। तो मतलब क्या मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि KMnO4 का इक्विवेलेंट वेट जब तक मुझे मीडियम नहीं बताया जाएगा तब तक मैं कुछ कह ही नहीं सकता। यस डेफिनेटली KMnO4 का इक्विवेलेंट वेट अगर मुझे देखना है तो मैं उसके मोलर मास को n फैक्टर से डिवाइड करता हूँ। मोलर मास आप कैलकुलेट करना, लगभग 55-56 के आसपास आ रहा होगा। n फैक्टर क्या होगा, तो अब देखिएगा, हो सकता है कि आपका वो KMnO4 MnSO4 में बदल रहा है रिएक्शन के अंदर, या मैं और क्लियरली बोलूँ तो MnO4 नेगेटिव Mn2 प्लस में बदल रहा है। हो सकता है MnO4 नेगेटिव MnO4 2 नेगेटिव में बदल रहा हो, ये भी हो सकता है। हो सकता है MnO4 नेगेटिव MnO2 में बदल रहा हो। तो तीनों सिचुएशंस पे अगर आप जाके ऑक्सीडेशन स्टेट्स देखेंगे तो आपको पता चलेगा ये +7 से +2 बन रही है, मतलब 5 इलेक्ट्रॉन्स का गेन है। ये +7 से +6 बन रहा है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन का गेन है। और ये +7 से +4 बन रहा है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन्स का गेन है। तो मतलब जो n फैक्टर है वो 5 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है। तो अकॉर्डिंगली जो इक्विवेलेंट वेट होगा KMnO4 का वो 3 तरह से रिपोर्टेड हो सकता है। किसी का भी देखें आप, वेरी फर्स्ट एग्जांपल पे ऑक्जेलिक एसिड लिया हुआ था मैंने, C2O4 2 नेगेटिव, और वो CO2 में बदल रहा था, 4 प्लस में जा रहा था, +3 से इधर 2 कार्बन थे तो इधर भी 2 कार्बन है। तो ओवरऑल इसने अगर आप देखें तो 2 इलेक्ट्रॉन्स को लॉस किया है ऑक्जेलिक ने, क्योंकि वो तो 2 मोल CO2 बनाएगा, 1 मोल खुद 2 मोल CO2 बनाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करेगा। तो n फैक्टर 2 होगा, यानी कि उसके मोलर मास को 2 से डिवाइड करेंगे तो वो उसका इक्विवेलेंट मास आएगा। और इस तरह के कुछ क्वेश्चंस आपके सामने इस तरह की टाइट्रेशंस के साथ, लगभग सभी का हिंट गिवन है बुक्स के अंदर, आप करके देखिएगा उसको। और अगर कोई डाउट लगे तो आप पूछिएगा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसके सेकंड पार्ट को स्टडी करने की कोशिश करेंगे, जो काफ़ी हद तक बेसिक पार्ट है, क्लास 12th में भी एज इट इज़ आता है। रादर आप बुक में जाके देखेंगे तो पेजेस भी आपको वही दिखाई देंगे जो 12th की बुक्स में दिखाई देते हैं। तो वो टॉपिक हालांकि एक्सक्लूसिवली हमें 12th में पढ़ना होता है, बट 11th में भी यहाँ बहुत सारा एरिया है और आगे आने वाली चीज़ों को समझने के लिए उसको पढ़ना ज़रूरी है। तो इसको अच्छे से स्टडी कर लें ताकि आगे वाले पार्ट पे भी हम इसे इफ़ेक्टिवली एफिशिएंटली अप्लाई कर पाएँ। गुड बाय।